हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशंस में लगे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूनम होम साइंस क्लासेस पे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम जो हैं वो नज़दीक ही हैं और आशा है कि आप सबकी जो प्रिपरेशन, जो भी आपको नया पढ़ना था, आप पढ़ चुके होंगे और ये जो समय रह गया है ये रिवीज़न के लिए सबसे बेस्ट है। और जो भी आपने पढ़ा है उसका अगर आप रिवीज़न नहीं कर पाते हैं तो एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो रिवीज़न बेस्ट है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और जिन लोगों की प्रिपरेशंस अगर नहीं भी हो पाई है तो वो लोग अपनी प्रिपरेशंस के साथ साथ रिवीज़न को भी निपटाते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं एलटी ग्रेड के लिए जीके जीएस का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन आता है और इसी जीके जीएस का रिवीज़न कराने के लिए मैं आज पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या विशेषताएं हैं, बाकी के देशों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अलग है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आफ्टर ऑल ये संविधान है क्या चीज़। तो वैसे तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, मतलब एक किताब ही है जिसमें वो सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जिनके आधार पे हमारे देश का जो है शासन चलाया जाता है। हमारी सरकार जिस के हिसाब से, जिन रूल रेगुलेशंस के हिसाब से काम करती है, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस जिस पुस्तक में लिखे हुए हैं उसी को हम संविधान कहते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये रिवीज़न क्लास है तो मैं आपको संविधान की विशेषताएं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वही आपको करवाने वाला हूँ। और उम्मीद करूँगा कि ये टॉपिक आपका यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा और जो आपकी रिवीज़न है वो एकदम परफेक्टली हो जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास, जिसमें हम भारतीय संविधान की विशेषताएं और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो फैक्ट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जहाँ पे गणराज्य का मतलब एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश है जहाँ के प्रमुख को हम निर्वाचन द्वारा यानी इलेक्शन के द्वारा उसे इलेक्ट करते हैं। जैसा कि आज़ादी से पहले हमारे देश में हुआ करता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा अगला, लेकिन आज़ादी के बाद इस प्रथा को बिल्कुल ही बदल दिया गया है और आज हमारे देश में राजा का बेटा राजा नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही राजा बनता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देश का राजा होता कौन है, तो आज के टाइम में हमारे देश का राजा हमारे देश के राष्ट्रपति को कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को इलेक्शन के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, चाहे वो इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप में होता हो या अप्रत्यक्ष रूप में होता हो। मतलब प्रत्यक्ष रूप से मतलब है कि जहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि को सीधे वोटिंग के हिसाब से चुनती है, वोटिंग करके चुनती है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन उसको कहते हैं जहाँ पे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे देश के जो प्रमुख है, जो मुख्य व्यक्ति है, जो राष्ट्रपति है, उसको चुनती है। मतलब हम जिन लोगों को चुन के अपनी विधानसभा में भेजते हैं, फिर वहाँ पे विधानसभा में जाने वाले हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोग राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं, तो वो लोग चुनते हैं। चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लेकिन हमारे देश का प्रमुख जो है अब निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित का मतलब है जो व्यक्ति बिल्कुल कैपेबल होता है राष्ट्रपति बनने के, यानी देश का प्रमुख बनने के, जिसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं,
वही व्यक्ति हमारे देश का प्रमुख बनता है। तो ये हमारे संविधान की एक विशेषता है कि हमारे देश में अब देश का जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, उसका निर्वाचन होता है, ना कि राजा का बेटा राजा बनता है। यानी आनुवंशिकता का नियम जो पहले चलता था आज़ादी से पहले, जहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता था, अब वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है। तो सबसे पहली व्यवस्था यही हो गई हमारी संविधान की, मतलब जो प्रस्तावना में हमें दे रखा है। वैसे मैंने प्रस्तावना लास्ट पेज पे लगा दी है, तो जिन लोगों को प्रस्तावना देखनी हो वो आराम से देख सकते हैं नीचे करके। और ये हमारे संविधान की पहली विशेषता है, जहां हम अपने देश के प्रमुख को निर्वाचन के द्वारा चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं। ठीक है। और दूसरा फैक्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। मतलब हमारे संविधान में देश की जनता को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि हम वही नियम, वही कानून बनाएंगे जो कि हमारे देश की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे सके। यानी हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाया जाएगा जो देश की जनता के विपक्ष में हो। तो ये दूसरी हमारे संविधान की विशेषता हुई। और चलिए चलते हैं अगली। सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म और भाषा आदि के आधार पे हम भेदभाव नहीं करते हैं। मतलब कहने का ये है, आज़ादी से पहले कई बार होता था कि SC ST कास्ट वालों को अच्छी जगह पे नहीं जाने दिया जाता था, उनके साथ एक बहुत ही गंदा व्यवहार होता था, ना उन्हें ढंग से खाना वगैरह मिलता था। कोई साथ में, जैसे आज के टाइम में लोग फंक्शंस करते हैं तो कोई भी जाके फंक्शंस में खाना खाता है, लेकिन ये चीज़ पहले नहीं होती थी। पहले SC और ST वालों को अछूत करके माना जाता था। लेकिन अब हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि SC ST वालों के साथ जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे या धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और अगली जो विशेषता है वो राजनीतिक न्याय से है। अब राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है? राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो। मतलब हमारे देश में कोई भी व्यक्ति चुनावों में खड़ा हो सकता है, वोट कर सकता है, क्योंकि आजकल हमारे देश में जो है वो वोटिंग का राइट हर किसी को है, लेकिन एक एज लिमिट फिक्स है। जो भी 21 साल का हो जाता है उसे वोटिंग राइट मिल जाता है, हर कोई वोट डाल सकता है। उसमें धर्म, जाति, लिंग या किसी भी आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है कि इसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, उसको वोटिंग राइट मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब इस तरह की कोई भी कुप्रथा नहीं है। तो ये हमारे संविधान की तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि हर किसी को वोटिंग का समान अधिकार है, समान न्याय है, हर किसी को अपना कैंडिडेट चुनने का अधिकार है। चलते हैं अगली विशेषता पे। अगली विशेषता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और उन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में पहली विचार की है, दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तीसरी विश्वास की है, धर्म की है और उपासना की है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दे रखी हैं, आप चाहें तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। और अगली जो व्यवस्था है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में सन्निहित है। मतलब कहने का ये है कि भारत की जो जनता है वही संविधान की निर्माण करता है। निर्माणकर्ता का मतलब है संविधान में जो भी नियम कानून दिए हुए हैं वो सारे के सारे भारत की जनता के द्वारा ही बनाए गए हैं। भारत की जनता से मतलब है कि संविधान सभा जो हमारी बनी थी तो उसमें चुन के जितने भी कैंडिडेट्स गए थे
जो संविधान सभा में शामिल हुए थे वो वोटिंग के हिसाब से गए थे, उनको वोट करके भेजा गया था। हालांकि कुछ जो राजा के प्रांत वगैरह होते थे उनमें से कुछ को उनमें से कुछ लोगों को चुन के भेजा गया था, मतलब मनोनीत करके भेजा गया था अपने मन से। मतलब पूरे प्रांत ने एक व्यक्ति को चुन लिया और उसको संविधान सभा में भेज दिया। मतलब कुछ सीटों पे मनोनयन की प्रक्रिया अपनाई गई थी और कुछ सीटों पे चुनाव होके ही गए थे। तो उन्हीं लोगों ने संविधान बनाया, तो एक हिसाब से वो भी जनता के द्वारा ही बनाया गया संविधान है। यानी हमारा जो संविधान है वो जनता के लिए और जनता के ही द्वारा बनाया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में सन्निहित है। इसीलिए इसको बोला गया है कि हमारा जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता हमारी जनता से ही है, क्योंकि जनता को ही संविधान की ऊर्जा का, संविधान की शक्ति का स्रोत जनता, भारत की जनता को ही माना जाता है। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को साफ साफ आंसर लिखना पड़ेगा कि भारत की जनता ही भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत है। और अभी जो आपको मैंने पॉइंट बताया था कि मताधिकार के बारे में, तो वो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि भारत में पूर्ण वयस्क मताधिकार है। वयस्क का मतलब है जो लोग 21 साल की उम्र के ऊपर पहुंच जाते हैं या 21 साल के हो जाते हैं, उन्हें मत अधिकार है। एक तरह से उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है, हर किसी को पूरा मत अधिकार है, मत देने का, वोट करने का। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सुनमनीयता यानी लचीलापन तथा दुष्नमनीयता, कठोरता का मिश्रण है। यानी भारतीय संविधान जो है उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, बहुत ही लचीली हैं, बहुत ही आसान हैं, और कुछ चीज़ें बहुत ही कठोर हैं, मतलब बहुत मुश्किल से कोई काम हो पाता है। तो इन दोनों चीज़ों का मिश्रण है हमारा भारतीय संविधान। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र मतलब संसद के जो दो सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, उसे संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों में शक्तियों का सुनिश्चित बंटवारा किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हमारे संविधान में शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां हैं, जिसमें से एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो केंद्र सूची पे जो कानून बनाने होते हैं वो हमारी संसद बनाती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलके बनाते हैं। और राज्य सूची पे राज्य के जो विधानमंडल हैं वो बनाते हैं, जिसे हम विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। राज्य सूची पे वो बनाते हैं कानून, और समवर्ती सूची पे केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई मतभेद होता है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, केसी वियर ने भारत को एक अर्धसंघीय राज्य कहा है। शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। सहभागी लोकतंत्र में शक्तियां जनता में निहित होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं, 2 सरकारें, केंद्र एवं राज्य की सरकार अलग अलग है, शक्तियों का विभाजन भी होता है और अपने अपने विषयों पे कानून भी अलग अलग बनाए जाते हैं। और अगली विशेषता ये है कि हमारे भारत का जो संविधान है वो लिखित है, स्वतंत्र है, न्यायपालिका, मतलब हमारे जो संविधान है उसमें कानून बनाने के जो नियम हैं वो केंद्र सरकार में लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये लोग नियम बनाते हैं, इसीलिए इनको कार्यपालिका कहते हैं। और इसी तरह से उन नियमों को आगे दोबारा से चेक करना कि वो सही हैं जनता के लिए या नहीं हैं सही, तो उनका क्या करना है, अगर वो सही नहीं है तो उनको कैसे खारिज करना है, ये काम हमारी न्यायपालिका का होता है। मतलब न्यायपालिका वो है जो न्याय देती है,
और कार्यपालिका हमारी जो सरकार जिसे हम बोलते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं उनको लागू करवाते हैं, उसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। कार्यपालिका में आपका लोकसभा राज्यसभा आता है और न्यायपालिका में आपकी ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स वगैरह आती हैं। ऐसे ही एक और अर्थशास्त्री हुए हैं आइवर जेनिंग्स। इन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत केंद्र वाला संघ राज्य है। मजबूत केंद्र मतलब जो ताकत है, जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास ज़्यादा हैं और राज्यों के पास कम है। जैसे कि समवर्ती सूची का मान लो कोई विषय है, उस पे अगर कानून बनाया जाए, क्योंकि समवर्ती सूची पे जो विषय हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य के पास भी है और केंद्र के पास भी है। तो अगर किसी एक विषय पे राज्य अलग और केंद्र अलग कानून बनाता है और उस कानून में कोई मतभेद होता है, तो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया गया होता है उसी को लागू कराया जाता है। ऐसे में राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को लागू नहीं किया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि भारत एक मजबूत केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा है उनको केंद्र कहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया कानून जब लागू हो रहा है तो मजबूत इसमें केंद्र हुआ। इसीलिए इन्होंने आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारत एक मजबूत केंद्र वाला संघ राज्य है। और अगले हैं एक अर्थशास्त्री ग्रेनिविल ऑस्टिन, जिन्होंने कहा है कि भारत को सहकारी संघ व्यवस्था वाला राज्य कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार है, इसीलिए सहकारी संघ व्यवस्था वाला राज्य कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत संविधान है। मतलब हमारे जो जनता है, जो लोग हैं, उन सबके अधिकारों की सुरक्षा करना संविधान का ही काम है। मतलब संविधान में ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे कि हमारी जनता के जो अधिकार हैं, जिनको हम मूल अधिकार बोलते हैं, वो कभी भी कोई दबा ना सके, उनका कोई भी शोषण ना कर सके। और इस चीज़ को जो देखते हैं वो न्यायपालिका का जो फैसला होता है वही अटल होता है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति के अगर कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है या फिर उसके मौलिक अधिकार को दबाया जाता है, तो वहाँ पे हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके हम अपने उस मौलिक अधिकार को फिर से लागू करा सकते हैं। तो वही ये कहना चाह रहा है कि भारत में जो व्यक्तियों के अधिकार हैं उनका स्रोत भी संविधान है, क्योंकि संविधान में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी जनता के पास कौन कौन सा अधिकार होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को क्रियाशील संविधान कहा जाता है। मतलब हमारा संविधान जो है एक्टिव है और पूरी तरह से लागू है। जो भी संविधान में लिखा हुआ है वो हमको मिलेगा, वही उसी हिसाब से नियम कानून बनाए जाएंगे। इसलिए हम अपने संविधान को क्रियाशील संविधान कहते हैं। वरना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लिख के रख दी जाती हैं और उन पे कभी भी अमल नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ जो जुडिशरी है, जो सबसे ऊपर है, वो इस चीज़ का ध्यान रखती है कि हमारी जनता का कोई भी अधिकार जो है वो दबाया ना जाए। इसके बाद कहते हैं, संविधान की सर्वोच्चता संघीय का प्रमुख तत्व है। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया है। संविधान की सर्वोच्चता मतलब कहने का ये है, जो हमारा देश है इसमें संविधान हमारा सर्वोच्च है, यानी जो संविधान में लिखा गया है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और हमारी जो जुडिशरी है वो सबसे ऊपर है। मतलब अगर जुडिशरी ने किसी नियम को, किसी कानून को मना कर दिया कि इसकी वजह से भारत की जनता मतलब का अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई नियम बनाया जाता है जो भारत की जनता के लिए अच्छा नहीं है, जो भारत की जनता के हित में नहीं है, तो हमारी न्यायपालिका उस नियम को, उस कानून को तुरंत खारिज कर सकती है। और न्यायपालिका की ये जो सर्वोच्चता है, इसी वजह से
हमारे भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च है, सबसे बढ़िया है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता दी गई है, ये हमारे संविधान की सबसे अच्छी विशेषता है। नेक्स्ट है आपका संविधान की कठोरता को भी संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता माना जाता है। संविधान की कठोरता, जैसे मान लो संविधान संशोधन होते ही रहते हैं, तो कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से हो जाते हैं। साधारण बहुमत का मतलब है कि जितनी भी जनसंख्या है हमारी लोकसभा में या राज्यसभा में, उसकी 50% यानी उसकी आधी। सपोज़ जैसे अगर हमारे लोकसभा में या राज्यसभा में जितनी भी सीटें हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 500 सीटें हैं, तो 500 की आधी हुई 250, और 250 से एक ज़्यादा यानी 250 प्लस 1 यानी 251 लोग जिस चीज़ में भी हामी भर देंगे या जिस चीज़ की भी मतलब परमिशन दे देंगे, जिसमें भी जिसके भी फेवर में वोट दे देंगे, तो वो नियम कानून लागू हो जाएगा। तो कुछ कानून तो ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से ही लागू हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही मुश्किल से लागू हो पाती हैं। इसका एग्जाम्पल आगे है, वो मैं बताऊँगा आपको। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में एकात्मकता का तत्व है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति तथा पदावधि हेतु राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। जैसे इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में ये साफ साफ लिखा गया है कि राज्य सूची पे जो भी विषय हैं, उन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधान परिषद को या फिर विधानसभा को है, और केंद्र के जो विषय हैं यानी केंद्र सूची में जो भी विषय हैं, उन पे कानून बनाने की शक्ति आपके लोकसभा और राज्यसभा के पास है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब एकता की ओर, एकात्मकता की ओर इशारा करती हैं। जैसे हमारी जुडिशरी है, मतलब न्यायपालिका है, तो केंद्र में हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद राज्यों के लिए हाई कोर्ट होते हैं उनके अपने, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही काम करेगा। मतलब न्यायपालिका का जो सिस्टम है हमारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे इनका बेसिक आधार है, मतलब जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे जुडिशरी में, वो नियम कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा। कहने का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अलग अलग नहीं कर सकते। हाई कोर्ट अगर कोई भी काम करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहते हुए ही काम करेगा। तो ये हुआ हमारा एकात्मक, मतलब एक जो है वो बिल्कुल हेड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट सबकी हेड है और उसके नीचे के जो मेंबर्स हैं वो हाई कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट्स हैं। और इसी तरह से एक तरफ हम मतलब अलग अलग भी हक दे रहे हैं। जैसे अगर लोकसभा, राज्यसभा या कानूनों की बात करी जाए, जब लोकसभा या राज्यसभा कोई कानून बनाती है तो अपने केंद्र के लिए बनाती है, और राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। तो राज्यों के लिए जो कानून बनेंगे वो राज्य के विधानमंडल बनाएंगे, और केंद्र के लिए जो कानून बनेंगे वो केंद्र के लोकसभा या राज्यसभा बनाएगी। तो यहाँ तो ये दोनों संस्थान अलग अलग हो गई, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। राज्य की सूची पे जो भी कानून बनेंगे उसके लिए राज्य के विधानमंडल ही मतलब तो राज्य के लिए जो कानून बनते हैं उनके लिए राज्य का विधानमंडल जिम्मेदार होता है, और केंद्र के जो कानून बनते हैं उसके लिए केंद्र का विधानमंडल यानी लोकसभा और राज्यसभा जिम्मेदार होंगे। तो ये तो दो अलग अलग यूनिट्स हो गए। लेकिन अगर बात हम न्यायपालिका की करें, जुडिशरी की करें, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अलग अलग नहीं हैं। हाई कोर्ट जो भी नियम कानून बनाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से ही बनाएगा। तो ये हो गई एकात्मकता, और उधर दोनों यूनिट अलग अलग हो गई। तो वो उसी चीज़ को कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में एकात्मकता के तत्व हैं, मतलब एकात्मकता है। जुडिशरी को देखते हुए हम एकात्मकता की बात करेंगे, न्यायपालिका को देख के। लेकिन जब कानून की बनाने की बात आती है तो लोकसभा राज्यसभा अलग हैं, वो केंद्र के कार्यपालिका है,
और राज्यों की कार्यपालिका यानी विधानसभा और विधान परिषद ये अलग यूनिट हो गई। तो मतलब हम एकात्मकता की ओर झुकाव भी है हमारा और शक्तियों में अलग अलग बंटवारा भी है। मतलब कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास अलग है और केंद्र के पास अलग है। जबकि अगर हम न्याय की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक ही है। जबकि हाई कोर्ट राज्यों में होती है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र में होती है, लेकिन वो एक दूसरे के अंडर ही काम करेंगे। तो वहाँ एकात्मकता वाली फीलिंग है। और राज्यों में जिस तरह से राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। तो वहाँ भी एकात्मकता है। मतलब राज्यों के राज्यपाल जो है वो भी राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। इसलिए कहते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में एकात्मकता के तत्व हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत के विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। संघ का मतलब है एक ग्रुप, बहुत सारे राज्यों का एक ग्रुप। भारत जो है एक संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब अगर संघ यानी कि सेंटर अगर चाहे तो राज्यों का नाम बदल सकता है, उनकी सीमाओं में बदलाव कर सकता है, या अगर चाहे तो किसी भी राज्य को ख़त्म करके एक नया राज्य बना सकता है। यानी केंद्र के पास तो शक्ति है राज्य को ख़त्म करने की, या फिर उसकी सीमाओं में विस्तार करने की, या उसके नाम बदलने की, लेकिन राज्यों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो केंद्र का नाम बदल दें। मतलब केंद्र हमारा सशक्त है। इसीलिए कहा जाता है कि राज्य तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन संघ कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि भारत को विनाशी राज्य, यानी राज्यों का तो विनाश हो सकता है, लेकिन अविनाशी संघ यानी संघ का विनाश नहीं हो सकता। संघ कभी ख़त्म नहीं होगा। राज्य ख़त्म हो सकते हैं, या उनकी सीमाओं में विस्तार हो सकता है, या सीमाओं को छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर उनका नाम बदल सकते हैं। तो संघ तो कर सकता है ऐसा, लेकिन राज्य कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान केंद्र भिमुखी संविधान है। मतलब भारत के संविधान के हिसाब से केंद्र को ज़्यादा मजबूती दी गई है, इसीलिए कहते हैं केंद्र भिमुखी संविधान है। नेक्स्ट है, भारत में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था। एकीकृत का मतलब एक ही, जहाँ पे एक हेड है, बाकी सब उसके अंडर में काम करने वाले हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट सबका बाप है, सबका हेड है, और जो राज्यों में हाई कोर्ट्स वगैरह होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करेंगे। इसीलिए एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। और न्यायपालिका किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है। न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, कोई भी न्याय कर सकती है, कोई भी फैसला दे सकती है। एक अगले इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। मतलब कहने का ये है, हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, क्योंकि हमारा जो संविधान के कुछ ऐसे कानून हैं जो आम जनता की कभी समझ में आएंगे नहीं, वो सिर्फ वकीलों के काम है। इसीलिए जब भी जनता वकीलों के पास जाती है तो वकीलों की अच्छी इनकम होती है, उससे भी जनता जाएगी तो वकील कुछ ना कुछ लेते ही देते हैं, इसीलिए वकीलों का स्वर्ग कहा गया है इसे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का अंतिम निर्वाचनकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब संविधान में कौन सा नियम लिखा जाएगा, कौन सा नहीं लिखा जाएगा, कौन सा लागू होगा, कौन सा लागू नहीं होगा, जनता का हित किस में है, किस में नहीं है, इस चीज़ के बारे में फ़ैसला करने का जो अंतिम यानी लास्ट में, सबसे लास्ट में इस बात का फ़ैसला करने का हक जो है वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को ही है। इसलिए अंतिम निर्वाचनकर्ता बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ राज्य की विधायी शक्ति भारत की संसद में निहित है। विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की जो शक्ति है वो भारत की संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन्हीं तीनों में निहित है। ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, संविधान के आदर्शों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। यानी संविधान हमारे
किस आदर्शों पे चलेगा, कैसे हमारा संविधान काम करेगा, ये उल्लेख प्रस्तावना में दिया गया है। जैसे किसी भी बुक का इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स को देख के आप बुक के अंदर क्या लिखा है, किस विषय में है, किन लोगों के लिए है, मतलब किस एज के बच्चों के लिए है, छात्रों के लिए है, ये सारी चीज़ें आपको इंडेक्स देखते ही पता लग जाता है। तो उसी तरह से ये जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का इंडेक्स है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि पूरा संविधान पढ़ें, तो आप इंडेक्स पढ़ के भी पता लगा सकते हैं कि आगे संविधान में हमारे क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। इसका अंदाज़ा आपको प्रस्तावना पढ़ के लग जाएगा। इसीलिए संविधान के आदर्शों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। भारत की संघीय प्रणाली मुख्यतः कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत की संघीय प्रणाली जो है, यानी भारत में संघ किस तरह से काम करेगा, क्या नहीं करेगा, राज्यों को कितनी आज़ादी देगा, नहीं देगा, ये सारी चीज़ें हमने कनाडा के संविधान से उठाई हैं। चाहे उन्हें संशोधन करके लिखा है, मतलब तोड़ मरोड़ के लिखा है, या फिर वैसा का वैसा ही उठा लिया है, लेकिन लिया ये सारा कुछ कनाडा के संविधान से है। और ये क्वेश्चन भी आता है जहाँ संविधान के स्रोत पूछे जाते हैं, तो अक्सर इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के संविधान की संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसको हाईलाइट, इस पॉइंट को मतलब याद रखें आप। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान में विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किंतु न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया। ये भी वही बात कह रहे हैं कि भारत में कानून बनाने की, या फिर उन कानूनों के हिसाब से प्रशासन करने की, या फिर वित्तीय जो संपत्ति है हमारी, उन सब का बंटवारा किया गया है कि राज्य कहाँ कहाँ से वित्त लेगा और केंद्र कहाँ कहाँ से वित्त लेगा, राज्य किस तरह के कानून बनाएगा, किस तरह के नियम बनाएगा, कैसे उन्हें लागू कराएगा, केंद्र का अलग हिसाब है किस तरह के कानून बनाएगा, किस किस विषय पे कानून बनाएगा, कैसे लागू कराएगा। इन सारी शक्तियों का तो बंटवारा है राज्य के और केंद्र के बीच, लेकिन हमारी जो न्यायिक शक्ति है, यानी हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनका बंटवारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही हाई कोर्ट को काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट से किसी भी मामले को अपने पास मंगा सकता है, और चाहे तो किसी भी मामले को हाई कोर्ट में पहुंचा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कहने का मतलब ये है, भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज़ में बांटा गया है। और यूनियन टेरिटरीज़ में जो प्रशासन चलता है वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग चलता है। चाहे तो राष्ट्रपति खुद उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम कानून बना सकता है, या चाहे तो अपने किसी प्रतिनिधि यानी अपने द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति को उस केंद्र शासित में बिठा सकता है जो वहाँ पे प्रशासन करेगा। नेक्स्ट है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर रीजन तथा पुदुचेरी में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यानी वैसे तो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनमें मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मैंने कहा ना कि राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन करा सकता है, तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि ही हैं जो मुख्यमंत्रियों के पद पे नियुक्त किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं दिल्ली और पुदुचेरी में। मतलब राष्ट्रपति डायरेक्ट शासन ना करके अपने ही चुने गए 2 कैंडिडेट भेजता है दिल्ली और पुदुचेरी में, फिर वो लोग इन यूनियन टेरिटरीज़ का प्रशासन संभालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। नेक्स्ट है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। मतलब कहने का ये है कि हमारे संविधान का जो वास्तविक हेड है, जो कार्यपालिका का हेड है, यानी जो कानूनों को लागू कराएगा वो प्रधानमंत्री है। क्योंकि हमारे
देश में जो भी कानून बनते हैं उनको कैसे लागू कराया जाता है, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री ही देखता है। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति से सलाह लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति की बात माननी पड़ती है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, इसीलिए हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं प्रमुख होते तो वही हैं देश के, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि असली शक्तियाँ काम करने की वो प्रधानमंत्री के पास होती है। इसीलिए वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में होती है, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका वो राष्ट्रपति को कहते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति एक हिसाब से देखा जाए तो कठपुतली है, उसकी बेचारे की कभी कोई मर्ज़ी चलती ही नहीं है। उसे जो भी काम करना होता है उसे प्रधानमंत्री के ही अकॉर्डिंग चलना होता है। तो असली जो कार्यपालिका की जो असली शक्ति होती है काम करने की, वो प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कई लोगों की फैमिली में मतलब जो आपके घर की हेड जो महिला होती हैं वो असली कार्यपालिका की शक्ति रखती हैं, मतलब घर में क्या होना है क्या नहीं होना है, इस चीज़ का जो फैसला होता है वो घर में आपके हेड जो होती हैं, दादी हों या मम्मी हों, जो भी हों, वही होती हैं। बस बाहर दिखाने के लिए पापा हेड होते हैं, ताकि लोग ये ना कहें कि घर में मम्मी की चल रही है, मतलब दिखाने के लिए हेड पापा होते हैं, लेकिन असली जो कंट्रोल होता है वो माता जी के ही हाथ में होता है। तो वही हिसाब हमारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट देखने के लिए तो कार्यपालिका का प्रमुख प्रेसिडेंट ही है, लेकिन वो भी एक हिसाब से प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली है, क्योंकि जो भी उसे करना होता है उसके लिए पहले प्रधानमंत्री से सलाह लेनी होती है। प्रधानमंत्री खुद कहता है कि नहीं राष्ट्रपति जी, इसको चीफ मिनिस्टर बनाना है इस राज्य का, तो राष्ट्रपति के सामने भी मजबूरी होती है, वो उसी को चुनता है। मतलब रियल हेड प्रधानमंत्री है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री है, और जो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में संघ यानी केंद्र यानी सेंटर यानी लोकसभा और राज्यसभा, सभी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट वही आ गया जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भारत में केंद्र की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती हैं, यानी कानून बनाने की और उन्हें लागू कराने की जो भी शक्तियाँ होती हैं, वो सब राष्ट्रपति में निहित होती हैं, यानी राष्ट्रपति की परमिशन के बाद ही होती हैं। लेकिन उनको रियल में लागू करना प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। प्रधानमंत्री ही कहता है राष्ट्रपति जी से कि ये कानून बनना है तो बनना है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत के जो पहले नागरिक हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं, जो राष्ट्र का प्रमुख भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि शामिल होते हैं। यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं, ये केंद्र की कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। जबकि अगर राज्य की कार्यपालिका देखें तो उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं या फिर गवर्नर साहब होते हैं। जैसे राष्ट्रपति केंद्र में, वैसे ही गवर्नर राज्यों की राज्यसभा का कार्यपालक होता है, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर होते हैं केंद्र में, उसी तरह से चीफ मिनिस्टर राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं में से एक है। यानी कार्यपालिका यानी जो भी हमारी कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो भी हमारी सरकार है, जो नियम कानून बना रही है, वो हमारे संसद के सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, या फिर इनकी जो मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य हो गया, जो सारे मंत्री हैं, जैसे राज्य मंत्री है या विदेश मंत्री है, या फिर हमारा जो वित्तीय मंत्री है, वित्त मंत्री, ये सारे मंत्री विद प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के साथ साथ उसकी मंत्रिपरिषद में जितने भी लोग हैं, ये सब उत्तरदायी होते हैं हमारे लोकसभा के प्रति।
और इसी तरह से राज्य की विधानमंडल में जो हमारी विधानसभा होती है, उस विधानसभा में जो भी हमारे राज्य के मंत्री होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब हैं या फिर इन चीफ मिनिस्टर साहब की जो मंत्री परिषद के जो भी सदस्य होते हैं, वो सब जवाबदेही होती है उनकी विधानसभा के तहत। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा कानून बना रहे हैं, कौन सा नियम बना रहे हैं, कौन सा कानून किस एरिया में लागू करा रहे हैं, इन सब चीज़ों का जवाब इन्हें देना होगा विधान सभा में। और केंद्र के जो मंत्री हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या उनके नीचे काम करने वाले उनके साथ के जो मंत्री हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन सबको जवाब देना पड़ता है लोकसभा में। सारी चीज़ें इन्हें लोकसभा में बतानी होती हैं कि ये किस तरह से काम करेंगे, कौन सा कानून बनाएंगे, उस कानून में क्या क्या प्रावधान होंगे, कब लागू होगा, ये सारी चीज़ें इन्हें सवाल मतलब इनसे पूछती है विधानसभा और लोकसभा, और इन्हें जवाब देना पड़ता है वहाँ पे। नेक्स्ट है एकल कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। यानी एकल कार्यपालिका मतलब काम करने वाला अगर एक ही सदन है, वही नियम बना रहा है, वही कानून बना रहा है, तो ऐसी व्यवस्था जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में होती है। ये अलग अलग तरह की शासन प्रणाली है। जैसे हमारे देश में शासन प्रणाली जो है उसे संघीय शासन प्रणाली कहते हैं, और कई देशों में एकल कार्यपालिका होती है, मतलब 2 सदन की जगह एक ही सदन होता है और सारे मंत्री वगैरह उसी सदन से रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। मतलब ऐसे देशों में जहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, वहाँ पे राष्ट्रपति जो होता है वो रियल प्रमुख होता है कार्यपालिका का। मतलब वहाँ पे सिर्फ वो नाम मात्र का प्रमुख नहीं होता है, वहाँ पे सारे काम करना उसी की जिम्मेदारी होती है, वहाँ किसी प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं होती। तो ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की वरीयता देते हुए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। मतलब हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है वो हमने ब्रिटिश के संविधान से ली है। जैसे ब्रिटिश में व्यवस्था है कि संसद कैसे काम करेगी और मंत्री कैसे काम करेंगे, ये सारी व्यवस्था जो हमने अपने देश में ली है वो ब्रिटिश के संविधान से ली है। एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली अलग चीज़ है और ये जो हमारी संसदीय व्यवस्था है ये अलग चीज़ है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था जो है वो हमारे देश में लागू है और अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली है ये बाहर के देशों में लागू है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच सहयोग एवं समन्वय होता है। मतलब कार्यपालिका यानी कानूनों को बनाने वाली जो निकाय है और विधायिका यानी कानूनों को लागू करवाने वाली जो निकाय हैं, उन दोनों के बीच आपस में समन्वय होता है। मतलब एक दूसरे की सलाह पे काम करते हैं। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वही कार्यपालिका का काम करती है, वही विधायिका का। जबकि हमारे देश की शासन प्रणाली में कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, यानी कानून बनाने वाले अलग हैं और कानून को लागू कराने वाले अलग हैं। वो बात दूसरी कि वो एक दूसरे की सलाह से ही काम करते हैं और जो चीज़ सही होता है फिर उनकी अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग काम करते हैं। कार्यपालिका अलग काम करती है, विधायिका अलग काम करती है। कार्यपालिका कानूनों को बनाती है और विधायिका उनको लागू करवाती है। तो दोनों की अलग अलग शक्तियाँ हुई और ये संसदीय शासन प्रणाली की पहचान है। नेक्स्ट है निश्चित कार्यकाल, एकल सदस्यता, एकल कार्यपालिका तथा शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। यानी जो मैंने अभी आपको बताया था कि निश्चित कार्यकाल होता है, एक ही सदस्य होता है, एकल सदस्यता होती है और एक ही कार्यपालिका होती है, वही कानून बनाती है और वही लागू कराती है। तो ऐसा जो है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी कार्यपालिका तथा शक्तियों का अस्पष्ट पृथक्करण संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। मतलब दोहरी कार्यपालिका मतलब राज्य की अलग और केंद्र की अलग कार्यपालिका, केंद्र में अलग लोग कानून बना रहे हैं और राज्यों में अलग लोग कानून बना रहे हैं। तो ये
अस्पष्ट पृथक्करण हुआ, मतलब इसमें साफ साफ अलगाव नहीं दिखाया जाता है। ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। जैसे शासन व्यवस्था की विशेषताएं मैंने आपको कुछ लिख के समझाने की कोशिश करी है। जैसे सबसे पहले अब मैं आपको आपकी उद्देशिका दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मैं ये समझाऊँगा। आप लोग उद्देशिका को थोड़ा सा ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कह रहे हैं भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता समता या समानता बात एक ही है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आपकी इस प्रस्तावना में ये जो शब्द दिए हुए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इन शब्दों का जो अर्थ है वो ऊपर दिया हुआ है आपको, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये हैं आपके अर्थ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य किसे कहते हैं? अगर शॉर्ट में आपको समझाऊं तो संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि हम सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जनता के लिए अपने जनता के हिसाब से जो उनके लिए अच्छा होगा वही काम करेंगे। इसके अलावा हमारे ऊपर राज करने वाला कोई भी नहीं है, हम किसी की भी बात नहीं मानेंगे। हम सिर्फ अपनी जनता के बारे में सोच के जो भी कानून नियम बनाएंगे उसके लिए हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब हम संपूर्ण प्रभुत्व हैं। प्रभुत्व मतलब प्रभु, यानी अपने कामों के लिए हम खुद प्रभु हैं, हमारे ऊपर किसी का बस नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है। इसकी डेफिनेशन भी आपको दे रखी है नीचे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य किसे कहते हैं? ऐसा राज्य जो अपनी शासन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होता है, जो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को अपनी शासन व्यवस्था में स्वीकार नहीं करता है और गैर कानूनी आंतरिक हस्तक्षेप को भी अस्वीकार करता है, उसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी हम खुद में राजा हैं, हम किसी की नहीं मानेंगे, हमारे ऊपर किसी की नहीं चलेगी। हमें जो करना है अपने देश की जनता के बारे में सोच के करना है और हमें कोई रोक टोक नहीं सकता इस चीज़ के लिए। इसके बाद बात आती है समाजवादी राज्य की। अब समाजवादी राज्य क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवादी को स्वीकार किया है, आर्थिक लोकतंत्र को आर्थिक न्याय के आधार पर स्थापित करने की बात करता है, आय के मध्य असमानता को समाप्त करने की बात करता है, आय के मध्य गहरी खाई को पाटने का कार्य करता है। मतलब कहने का ये, समाजवादी का मतलब ये होता है कि जिस तरह से देश में अलग अलग लोगों की अलग अलग आय है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो ऐसे में हमारे देश का जो काम है, जो उसका मोटिव है, वो ये है कि कोई भी ऐसा कानून ना बनाया जाए जिससे कि अमीर जो हैं वो और ज़्यादा अमीर हो जाएं और जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाएं। मतलब ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा। तो इसी का मतलब है समाजवादी राज्य। यानी समाजवादी यानी समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं आर्थिक तौर पे उनमें कोई भी असमानता ना हो, और जिनमें असमानता होती है उसको उस खाई को पाटने का काम करेंगे। मतलब आय की जो असमानता है उसको समाप्त करने की कोशिश करेगा राज्य। राज्य का मतलब यहाँ देश से है, ठीक है। तो हमारे देश की जो कार्यपालिका है उसमें ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिससे कि अमीरी और गरीबों के बीच का जो फासला है उसको कम किया जा सके। तो इसी गुण को हम समाजवादी राज्य कहते हैं।
तीसरा है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष का मतलब है ऐसा राज्य जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। मतलब आप भारत को ना तो कोई मतलब हमारे हिंदू धर्म को वरीयता दी गई है, ना मुस्लिम धर्म को दी गई है, और ना ही किसी और धर्म को वरीयता दी गई है। यहाँ पे सब धर्म समान है, यानी धार्मिक तौर पे यहाँ पे किसी एक धर्म के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा। जो भी काम किया जाएगा वो सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। जैसे कुछ देश हैं वो धार्मिक देश हैं होते हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान है, नल्ले को ले लो पाकिस्तान को। पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म को वरीयता दी जाती है। जो वहाँ पे मुस्लिम हैं उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन बाकी धर्म के लोगों को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोगों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आप किसी भी धर्म के हैं, आपकी स्वतंत्रता को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके लागू करा सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं। इसीलिए कहते हैं हम पंथ निरपेक्ष हैं, यानी धर्म को किसी एक धर्म को वरीयता नहीं देते हैं। हम सभी धर्म समान हैं हमारे लिए, हम सभी धर्मों के लिए करते हैं जो करते हैं। इसके बाद आता है लोकतंत्र। लोक का मतलब पब्लिक, तंत्र मतलब शासन, यानी जनता का शासन। लोकतांत्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश में जो हमारे देश का अध्यक्ष है, यानी जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत का मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं है। यहाँ पे वोटिंग के हिसाब से, मतलब हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन करके चुनते हैं अपने अध्यक्ष को। हमारे हाथ में है, जनता के हाथ में है कि हमारे देश का अध्यक्ष कौन रहेगा, और इसी को लोकतांत्रिक कहते हैं। बाकी कुछ और भी व्यवस्थाएं, वो सारी विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, जिसमें पहली है कि हमारा देश का जो संविधान है वो निर्मित है, लिखित है और विशाल संविधान है। निर्मित और लिखित का मतलब है कि लिखा हुआ है बाकायदा एक किताब में, और हमारे देश की जनता ने ही मिलके बनाया है इस संविधान को। वो बात अलग है कि हमने किसी देश से कहीं उधार कुछ लिया, किसी से कुछ उधार लिया, किसी से कुछ लिया, वो चीज़ अलग है, लेकिन हमारे पास लिखित संविधान है। और नेक्स्ट है संघात्मक संविधान परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। संघात्मक इसलिए क्योंकि राज्य के पास अलग शक्तियाँ हैं कानून बनाने की, केंद्र के पास अलग शक्तियाँ हैं। और एकात्मक, अगर हम न्यायपालिका की ओर देखते हैं, जुडिशरी की ओर, तो वहाँ से हमें एकात्मकता की झलक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है संघात्मक संविधान परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। ये मैंने समझा ही दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। मतलब कुछ चीज़ें बहुत आसान है हमारे संविधान में और कुछ काम करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए कठोरता और लचीलापन यानी आसानी, कठोर और आसान दोनों चीज़ों का मिश्रण है, दोनों चीज़ों की मिलावट है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता। मतलब हमारी जो न्यायपालिका है, जो हमें न्याय देते हैं, जो कोर्ट है हमारी, जो हमारे हर मुसीबत में कोई मतलब हमारे फेवर का, हमारे लिए जो अच्छा है वो फैसला देती है, तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊपर न्यायपालिका है। अगर कानून यानी सरकार अगर कोई गलत कानून या कोई गलत नियम बनाती है तो न्यायपालिका उसको भी खारिज कर सकती है अगर वो जनता के फेवर में नहीं है। तो इसीलिए सबसे ऊपर हमारी न्यायपालिका है जो अपने आप में स्वतंत्र है। न्यायपालिका पे कभी किसी का कोई वश नहीं चलता, कोई भी न्यायपालिका को फैसला देने से रोक नहीं सकता। तो न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है और सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। इसके बाद संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर काम करते हैं। तो ऐसी संसद की व्यवस्था ये हमारे संविधान की जो है मतलब विशेषता है, क्योंकि हर देश के संविधान में ये सदनीय व्यवस्था नहीं होती। हाँ, कुछ देशों में है, भारत के साथ साथ भी। और इसके बाद संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। मतलब न्यायपालिका जो है वो हमारी सर्वोच्च है और इधर संसद प्रभु है। प्रभु का मतलब है कि संसद को पूरा अधिकार है, संसद के पास शक्तियां हैं कानून बनाने की, उन्हें लागू कराने की और उन्हें दोबारा से चेक करने की जो
न्यायपालिका की शक्ति है। न्यायपालिका और संसद दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। न्यायपालिका में कोर्ट आते हैं आपके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा आती है। तो आपके लोकसभा और राज्यसभा में जो बैठने वाले मंत्री हैं, जो सरकार बनाते हैं, जिसको हम सरकार कहते हैं, वो लोगों के पास शक्ति है कानून बनाने की और उन्हें लागू कराने की। लेकिन वो कानून जनता के लिए कितने सही हैं, कितने गलत हैं, उन्हें बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए या लागू होना चाहिए, ये फ़ैसला जो न्यायपालिका करती है, यानी जो कोर्ट्स हमारी ये जो फ़ैसला करती हैं, हर कानून को जो वो चेक करती हैं, इन दोनों संस्थानों में यानी न्यायपालिका में और संसद में आपस में समन्वय होना चाहिए। समन्वय का मतलब है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में, क्योंकि अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो संसद जो कानून बनाएगा वो न्यायपालिका उसको ख़त्म कर देगा, लागू होने ही नहीं देगा। तो इन दोनों में एक समन्वय हमेशा रहता है। ये भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है निर्मित लिखित विशाल संविधान। यानी हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। हर देश का संविधान लिखित नहीं होता है। हाँ, वो बात दूसरी है कि हमारा संविधान विकसित नहीं है। अक्सर जो विकसित देश होते हैं उनमें ही अलिखित संविधान होता है, मतलब उनमें संविधान लिखा हुआ नहीं होता है। वो न्यायपालिका के हिसाब से, न्यायपालिका ने जिस चीज़ को कह दिया कि ये आज से नियम है, ये कानून है, यही लागू होगा, तो समझ लो लागू हो गया वो, उसमें लिखने विखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि हमारे देश का कानून जो है लिखित है। अगर यहाँ पे कोई भी नियम या कानून बनाया जाएगा तो बाकायदा उसको लिखा जाएगा। लिखने के बाद न्यायपालिका के सामने, यानी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने रखा जाएगा। फिर न्यायपालिका फ़ैसला देगी कि ये कानून जनता के लिए सही है, उसके हित में है या नहीं है, इसको लागू करना है या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें तय करेगी हमारी न्यायपालिका। इसीलिए भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, लेकिन अभी अविकसित है, यानी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। और इसीलिए हमारे देश के संविधान में संशोधन होते रहते हैं। जबकि जिन देशों का संविधान, जैसे इंग्लैंड का संविधान है, वो विकसित है और अलिखित है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो उस संविधान में विकसित उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चीज़ लिखी हुई नहीं है उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। वहाँ की जो न्यायपालिका है, बस उसने जिसको कह दिया कि ये कानून है आज से, तो वो ही लागू होगा। और जो अलिखित है, डेवलप्ड है, वो इंग्लैंड का कानून है। और भारत में अविकसित कानून इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें अभी भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स, यानी बहुत सारे संशोधन होने बाकी हैं, बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। मतलब हम जनता के हित के हिसाब से अपने कानून में, अपने संविधान में संशोधन करते रहते हैं। इसीलिए हमारा जो संविधान है उसे अविकसित संविधान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है हमारे संविधान में। अब इस कठोरता और लचीलेपन को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जो हमारे कठोरता है वो इसलिए है क्योंकि संशोधन करना बहुत ही कठिन है। हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें हमें संशोधन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब है कि अगर हमारी संसद में 3 लोग हैं तो 3 में से 2 लोगों की मंजूरी चाहिए हमें। अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि 4 लोग हैं तो 4 लोगों में से कम 2.5 यानी पूरे 3 ही हो जाते हैं। 3 लोगों की मेजॉरिटी चाहिए। फिर मतलब 3 लोग हाँ करने चाहिए कि हाँ ये कानून बनना चाहिए, तो उसे कहते हैं 2/3, यानी 3 लोगों में से 2 लोग राज़ी होने चाहिए कि ये कानून बनेगा, लागू होगा, तभी वो कानून बन सकता है। अब ना 2/3 की मेजॉरिटी मिलेगी, ना 3 में से 2 लोग हाँ करेंगे, ना कानून बनेगा। और 2/3 की मेजॉरिटी के साथ साथ जितने भी राज्य हैं, जैसे हमारे 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में से आधे राज्य यानी 14 राज्यों की भी सहमति चाहिए। यानी जो राज्य के विधानमंडल होते हैं वहाँ से भी हाँ होना चाहिए, प्लस जो केंद्र में लोग बैठे हैं उनमें भी 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, यानी 3 लोगों में से 2 लोगों की हाँ चाहिए। तो ये थोड़ा कठिन हो गया ना काम।
आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों से सहमति लेना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसको हम कठोर भी कहते हैं। अब लचीलेपन मतलब फ्लेक्सिबल, तो जो भी आर्टिकल्स जिनमें लचीलापन है तो वो आर्टिकल्स में संशोधन करना बहुत ज़्यादा आसान है। उसमें सिर्फ साधारण सा बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत का मतलब होता है जैसे अगर हमारे मतलब जो संसद है उसमें थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सिर्फ 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का मतलब है कि आधे, 4 के आधे यानी 2 लोग और उसमें 1 प्लस यानी 3 लोगों की सहमति चाहिए। अब जैसे लोग थोड़ी देर के लिए मान लो ज़्यादा लोग हैं, 500 लोग हैं, तो 500 में से सिर्फ 250 प्लस 1 यानी सिर्फ 251 लोगों की सहमति चाहिए और राज्यों से सहमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ संशोधन इतने आसान होते हैं और कुछ कठिन होते हैं। जैसे मान लो अगर 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती तो 500 का 2/3 यानी 500 दूनी 1000, 1000 को जब 303 से डिवाइड करेंगे तो ये 333, 350 के लमसम में कुछ आएगा। तो मतलब वही है कि 2/3 की मेजोरिटी में ज़्यादा लोग चाहिए, फिर आधे से ज़्यादा राज्य भी चाहिए। लेकिन जो साधारण जो लचीले आर्टिकल्स हैं जिनमें मतलब आसानी से संशोधन हो सकता है, जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन होगा, उसमें सिर्फ आधे लोगों की सहमति चाहिए और राज्यों की सहमति की ज़रूरत नहीं है, तो ये काम आसान हो जाता है। और जिसमें 2/3 की मेजोरिटी चाहिए वो मुश्किल हो जाता है, इसे कठोर कहते हैं। और दूसरे वाले को जहाँ आसानी से संशोधन हो जाए उसे लचीला कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की मिश्रण है हमारे संविधान में। और नेक्स्ट फैक्ट है संघात्मक परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। मतलब वैसे तो हम संघ हैं, संघ का मतलब है हम एक ग्रुप हैं, लेकिन फिर भी एकात्मकता की झुकाव है। एकात्मकता मैंने आपको इतनी देर से समझा ही रहा हूँ कि न्यायपालिका की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहाँ एकात्मकता दिखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे सेशन कोर्ट। जबकि संघात्मक यानी अगर कानून बनाने की प्रक्रिया देखें तो केंद्र वाले अलग कानून बना रहे हैं, राज्य वाले अलग कानून बना रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब दो यूनिट हो गई। और अगर न्यायपालिका की तरफ देखें तो एक ही यूनिट हेड है, तो इसीलिए इसे संघात्मक परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव बोलते हैं। नेक्स्ट है केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा शक्तिशाली है। राज्यों का अपना ना तो कोई पृथक अस्तित्व होता है ना महत्व होता है, मतलब राज्य अकेले में कुछ नहीं है। अगर राज्य संघ से, पहली बात तो इन्हें अलग होने का अधिकार नहीं है, ग्रुप से अलग होने का राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि इनका मतलब अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही कोई महत्व है। इसके बाद एकल नागरिकता है, मतलब अगर हम एक राज्य में रह रहे हैं तब भी वही नागरिकता काम कर रही है, अगर दूसरे राज्य जा रहे हैं तब भी वही नागरिकता काम कर रही है, तो एकल नागरिकता का सिद्धांत है हमारे देश में। इसके बाद केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यों के जो राज्यपाल यानी राज्यों के जो हेड हैं उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार ही कर रही है, राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है। राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है राज्यों में, जब आपात की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति शासन यानी जो राज्य की जो विधानमंडल हैं वो निरस्त कर दिए जाते हैं, तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति जी शासन करते हैं, तो यहाँ से भी केंद्र मजबूत है। इसके बाद राज्य सूची के विषयों पर संसद भी कानून बनाने का अधिकार रखती है, मतलब राज्य सूची पे जो भी विषय हैं उस पर अधिकतर कानून बनाने का हक तो राज्य सरकारों के पास है, राज्य के विधानमंडलों के पास है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि राज्य का जो विधानमंडल है वो अपने हाथ खड़े कर देता है, राष्ट्रपति जी से कहता है कि राष्ट्रपति जी मेरे बस की बात नहीं है अब यहाँ शासन करना, अब आप ही संभालिए जो कुछ करेंगे। तो मतलब ऐसे टाइम जब भी आता है तो राष्ट्रपति शासन भी लग जाता है और राज्य सूची के जितने भी विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल की जगह राष्ट्रपति जी को मिल जाता है। इसके बाद लिखित संविधान है, शक्तियों का भी बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा मतलब वही है कि राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाएंगे और केंद्र सूची के विषयों पे केंद्र कानून बनाएगा, समवर्ती सूची के विषयों पे दोनों कानून बना लेंगे। लेकिन अगर कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, तो फिर केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसके बाद पृथक्करण, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं। कार्यपालिका कानून बनाता है, लागू करवाता है, न्यायपालिका उन कानूनों को चेक करता है, उनको
पुनः निरीक्षण करता है, देखता है सही है गलत है। अगर कानून गलत होता है तो उसे मतलब तुरंत ख़त्म कर देती है। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है। तो ये सारे जो हैं हमारे संविधान के विशेषताएं हैं। इसके बाद संसद की मतलब व्यवस्था कैसी है, संसद कैसे काम करती है। जैसे संसद प्रभु, ये इसमें पॉइंट दे रखा है ना, संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में संबंध। मतलब न्याय सर्वोच्च कैसे है, संसद प्रभु कैसे है। संसद प्रभु है कानून बनाने के लिए, संसद जो चाहे कानून बना सकती है और उनको लागू भी करवा सकती है, लेकिन उससे पहले उसे न्यायपालिका के अंडर में जाना ही पड़ेगा। न्यायपालिका में मतलब उस कानून को रखना पड़ेगा, जिससे कि न्यायपालिका देखेगी कि ये कानून हमारे जनता के हित में है या नहीं है। अगर जनता के हित में है तो वो पास करेगी, और नहीं है तो नहीं करेगी। मतलब वैसे सारे कानून बनाने का हक संसद को है, उसमें संसद प्रभु है, संसद पर कोई दबाव नहीं बन सकता। संसद जो चाहे कानून बना दे, जो चाहे कानून ख़त्म कर दे, और संसद ही उस कानून को लागू भी करवाएगी जनता के ऊपर। लेकिन फिर भी संसद के ऊपर न्यायपालिका बैठी है। अगर संसद ने कोई उल्टा सीधा कानून बनाया जो कि जनता के हित में नहीं है, तो न्यायपालिका संसद पे नकेल कस देगी। मतलब संसद को भी कंट्रोल करने की पावर न्यायपालिका के पास है। सबसे पहले अगर ऐसे समझ लो, घर का अगर हेड संसद है तो संसद की भी हेड न्यायपालिका है। संसद भी न्यायपालिका के सामने पानी भरेगी, हाँ हाजिरी करेगी। ठीक है, तो ये आपके जो वो थे, मतलब जो भी विशेषताएं थी संविधान की, वो हो गई। और अब मैं आपको कुछ पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं। तो 6-7 क्वेश्चंस हैं, आपके लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये पता भी चलेगा कि इस टॉपिक में जो कुछ भी पढ़ाया है उससे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा पॉइंट है, भारत में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तीसरा है, भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। चौथा है, भारत एक समाजवाद से बंधा हुआ है। तो इसमें से जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, बस आपको वही बताना है। ऑप्शन ए है आपका पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी है पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। या फिर सभी चारों स्टेटमेंट सही हैं। इस चीज़ को आपको बताना है। तो पहला है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, गणतंत्र है। ये बात मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले ही पढ़ाई थी। ये तो सही है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, भारत में एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। मतलब कोई एक प्रतिनिधि है जो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था को देखता है। ये भी सही है। और नेक्स्ट है आपका तीसरा, एक लोकतांत्रिक समाज। लोकतांत्रिक समाज नहीं है, ये गलत है। लोकतंत्र गणतंत्र है। इसके बाद चौथा स्टेटमेंट है, समाजवाद से बंधा हुआ है। समाजवाद यानी समाजवाद का मतलब है कि हम जो भी नियम कानून बनाएंगे वो समाज के हिसाब से बनाएंगे, मतलब लोगों के लिए बनाएंगे, जनता के हिसाब से बनाएंगे। जो जनता के लिए सही है वही कानून बनेगा। ये है समाजवाद से बंधा हुआ का मतलब है। मतलब आप बाउंडेड हैं कि आप समाज की भलाई के लिए ही कानून बनाएंगे जो बनाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं। बस एक तीसरे नंबर पे जो है लोकतांत्रिक समाज है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और ये आपका UPPSC में आया हुआ है, GIC में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परिसंघ, अर्धसंघात्मक, अध्यक्षात्मक पद्धति या एकात्मक पद्धति। तो इसमें किस तरह का है, ये जो आपका आंसर है इसका उत्तर नंबर सी है। मैंने उत्तर नीचे ही दे दिए हैं क्योंकि टिक लगाने की कोई व्यवस्था है नहीं, इसलिए मैंने आपको नीचे लिख के ही दे दिए हैं उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? सहभागी यानी जो मैंने वो आपको दूसरी वाली प्रणाली बताई थी, परिवर्तन की लोकतंत्र प्रक्रिया या शक्तियों का विकेंद्रीकरण या शक्तियों का केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है शक्तियाँ किसी एक के ही हाथ में हैं,
या विकेंद्रीकरण की, मतलब जो शक्तियां हैं कानून बनाने की, नियम बनाने की, वो अलग अलग हाथों में, जैसे राज्य के पास अलग हैं, केंद्र के पास अलग हैं। या फिर उत्तरदायी एवं जवाबदेही, मतलब जो भी नियम कानून बनाते हैं, जो लोग भी ये नियम और कानून बनाने का काम करते हैं, वो किसे उत्तरदायी हैं, किसके प्रति जवाबदेही हैं, मतलब उनसे सवाल पूछने का अधिकार किसके पास है, किसी के पास है भी, या वो अपने आप में ही हैं जो कुछ हैं। तो इस चीज़ को ये पूछना चाह रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण। मतलब सहभागी लोकतंत्र जो होता है उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, मतलब अध्यक्षात्मक प्रणाली जो मैंने आपको पढ़ाई थी उस प्रणाली की बात कर रहा है ये सहभागी लोकतंत्र। तो सहभागी लोकतंत्र जिन देशों में होता है उस देश में शक्तियां सिर्फ एक के ही हाथ में होती हैं। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, तो मैंने कहा था कि राष्ट्रपति सही में प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख नहीं होता ऐसी प्रणाली में। और राष्ट्रपति अगर असलियत में प्रमुख होगा तो सारी शक्तियां उसी के पास होंगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण मतलब शक्तियों का केंद्र किसी एक के पास होता है, और अध्यक्षात्मक प्रणाली में शक्तियाँ जो हैं वो सारी राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी है। मतलब भारत में जो संघीय प्रणाली है उसकी कौन सी व्यवस्था है। शक्तियों का बंटवारा होता है, या शक्तियाँ न्यायपालिका के पास होती हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, शक्तियों का पृथक्करण यानी अलग अलग होती हैं, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, या लिखित संविधान होता है। तो इनमें से कौन कौन से गुण होते हैं भारतीय संघीय प्रणाली के। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 5। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचारों को सम्मिलित किया गया है। यानी भारत का जो संविधान है इसमें एक कानून ये भी है कि आप एक कल्याणकारी राज्य का गठन करेंगे। कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि राज्य की जो विधान मंडल है उसकी जिम्मेदारी होगी अपने राज्य में हर व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचना। मतलब हर व्यक्ति को समान न्याय मिले, समान अवसर मिले, उसकी आय की असमानता ख़त्म हो, उसको सारे संसाधनों का फ़ायदा मिले। तो ये सारी चीज़ें चेक करना मतलब राज्य के विधानमंडल का काम है। तो ये जो कानून है बना हुआ, इसके बारे में किस आर्टिकल में, हमारे संविधान के किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे संविधान के भाग 4 में DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, जो आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक हैं लिखे हुए। तो उसी में एक आर्टिकल नंबर 38 का ए है जो राज्य के वेलफेयर यानी समाजवाद के, यानी राज्य अपने जनता के कल्याण के बारे में सोचेगा, उनके कल्याणकारी नियम कानून ही बनाएगा। तो आर्टिकल नंबर 38 का ए DPSP भाग 4 में जो दिए हुए हैं आर्टिकल 36 से लेके और 51 तक। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दे रखी है, और 37 में जो है मतलब DPSP अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब है कि अगर कोई राज्य आपके हितों के लिए कोई कानून नहीं बना रहा है DPSP से रिलेटेड, तो आप उन कानूनों को न्यायपालिका में जाके लागू नहीं करा सकते हैं। मतलब जैसे हम मौलिक अधिकार हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने उस मौलिक अधिकार को अपने लिए लागू करा सकते हैं। लेकिन DPSP के जो कानून हैं, जो प्रावधान हैं, इनको हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लागू नहीं करा सकते हैं। मतलब किसी राज्य की अपनी इच्छा है कि वो अपने जनता को, अपने राज्य की जनता को क्या देगा क्या नहीं देगा, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते राज्य से। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इस चीज़ पे मतलब कोई केस दायर नहीं कर सकते कि हमारा राज्य हमें ये नहीं दे रहा है। ये चीज़ है DPSP। तो इसके आर्टिकल नंबर 38 के ए में कल्याणकारी राज्य बनाने की जो बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली NCR को छोड़ के भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं।
तो दिल्ली एनसीआर को छोड़ के भारत में 6 संघीय क्षेत्र हैं। इसका आंसर आपको दे रखा है। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा गया है? मतलब किसने कहा था ये? आपको 4 नाम दे रखे हैं, मैरिस जोन्स ने, ग्रेनिवल ऑस्टिन ने, मार्क्यूज एंड फ्रांडा ने, या फिर केसी वियर ने। तो इसका जो आंसर है वो मैरिस जोन्स है, जिन्होंने भारत संघ को एक सौदेबाजी का संघ कहा था। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास, रिवीजन क्लास। आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और थोड़ी क्लास हालांकि लंबी हो गई है, तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि चीज़ें अगर पहली बार पढ़ो तो पहली बार में समझ नहीं आती है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस क्लास को आप 1 से 2 बार और देखें तो आपका फर्स्ट क्लास रिवीजन होगा और इस टॉपिक से आने वाला आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि जिस तरह से फैक्चुअल डाटा मैंने पढ़ाया है, फैक्टों को अच्छे तरह से समझाया है, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसको ये चीज़ समझ ना आई हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका रिवीजन बेस्ट हुआ होगा। और पहले से अगर आपने पढ़ रखा है तो 1-2 बार इसका रिवीजन और करेंगे तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसी आने वाली और आगे वीडियोस जो हैं, अगर आप चाहते हैं उन्हें देखना, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना सजेशन अगर कोई हो तो ज़रूर दें। और बाकी लास्ट पेज में आपकी ये प्रस्तावना मैंने लिख के दी है। जो भी ऊपर दिए गए हैं वर्ड्स वो हमारी प्रस्तावना में साफ़ हैं दिए हुए। तो प्रस्तावना में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ऊपर दे रखा है, बस वही देखने के लिए मैंने आपकी प्रस्तावना को भी लगा दिया है। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।